विच मसल ओरिजिनेट फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, कौन सी मसल जो है वो ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से कौन सी मसल जो है वो ओरिजिनेट होती है? सुपिनेटर, प्रोनेटर टेरेसी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ब्रेकियोरेडियलिस। क्या रहेगा आंसर? ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से कौन सी मसल जो है ओरिजिनेट होती है? आपके एनाटॉमी से भी एमसीक्यूज आते हैं, 2 से 3 एमसीक्यूज आपके आएंगे प्री के अंदर, एम्स प्री के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोनेटर टेरेसी मसल। ठीक है, प्रोनेटर टेरेसी मसल का जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है? मीडियल एपिकोंडाइल। अभी मैं इसकी इमेज दिखा के आपको ये क्लियर कर दूंगा, आगे आप नहीं बोलोगे। ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है प्रोनेट करने के लिए एंड फ्लेक्सेस फोरआर्म। फोरआर्म को फ्लेक्स करने के लिए। ओरिजिनेट कहाँ होता है? तो मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होता है। और साथ में यहाँ पर मीडियल एपिकोंडाइल के साथ में एक लाइन और हम अगर हम ऐड करें तो क्या कर सकते हैं? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अब ये तो हो गया ओरिजिनेट। नेक्स्ट यहीं से एमसीक्यू बन सकता है इंसर्शन। इंसर्ट कहाँ होती है? ये इंसर्ट होती है लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो प्रोनेट टेरेसी मसल से आपके सामने। और कौन कौन सी मसल्स है जो मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होती है ह्यूमरस के? तो अदर मसल्स की हम बात करें जो इस ऑप्शन में नहीं है, एक तो हो गई अपनी प्रोनेटर टेरेस, सेकंड फ्लेक्सर कार्पेलिस रेडियलिस, इसके बाद में सेकंड पाल्मारिस लॉन्गस, इसके बाद में लास्ट वन फ्लेक्सर कार्पेलिस अल्नरिस या फिर फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। ठीक है, तो मेनली 4 मसल्स होती है जो ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होती है। बाकी ये सुपिनेटर, प्रोनेटर, क्वाड्रेटस एंड ब्रेकियोरेडियलिस ये यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है। अभी आपके सामने एक इमेज है, ये देखिए ये कौन सा रीजन है? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, आपको हैंड कौन सा दिखाया गया है यहाँ पे? राइट हैंड। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? मीडियल एपिकोंडाइल, क्योंकि ये मीडियन प्लान के साइड में है इसलिए। ये वाला कौन सा हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा लेटरल एपिकोंडाइल। अब देखिए यहां से जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अपने जो मसल्स निकल रही थी उसका क्या नाम था? प्रोनेटर टेरेसी मसल्स, जो यहाँ से निकल के इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? रेडियस बोन के साइड में। तो इंसर्शन की बात करें तो क्या होगा? लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस, लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। इसके अलावा और कौन कौन सी मसल्स यहाँ से देखो ओरिजिनेट हो रही है? ये हो रही है पाल्मरिस लॉन्गस। ये यहाँ तक पाम तक जो है इस मसल्स का पार्ट यहाँ तक आता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पाल्मरिस लॉन्गस। इसके बाद में
फ्लेक्सर कार्पी कार्पी अल्नरिस अल्ना बोन की साइड में है, ठीक है, और फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस रेडियस बोन के साइड के अंदर ये जाके यहाँ पे अटैच हो रही है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे मसल्स है जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। तो यहाँ से अब आपके कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड को ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सप्लाई होती है? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड या फिर लैक्रिमल ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड को ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की सप्लाई होती है? अब देखिए, जिसने भी ये जो ग्लैंड्स का टॉपिक पढ़ा होगा उसको ये पता होगा, और जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा वही इसका आंसर करेक्ट करेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक नर्व और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कौन सी है? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व भी होती है, वो भी इन ग्लैंड्स को यहाँ पे सप्लाई करती है, और ग्लोसोफेरिंजियल भी सप्लाई करती है। तो इसीलिए एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ सामने लेके आया हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू आए और आप इसको फेशियल नर्व ना करके आओ इस ऑप्शन को, जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए, फेशियल नर्व सबसे पहले किस किस को सप्लाई करती है? तो देखो, फेशियल नर्व जो होती है सप्लाई करती है सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और लैक्रिमल ग्लैंड को, ठीक है। अब केवल और केवल पैरोटिड ग्लैंड ही ऐसी है जिसको ग्लोसोफेरिंजियल नर्व क्या करती है? सप्लाई करती है। आगे बात आपके समझ में, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व यहाँ पे किसको सप्लाई करती है? केवल और केवल पैरोटिड ग्लैंड को। बाकी की जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, इनको कौन सप्लाई करता है? तो फेशियल नर्व। एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि फेशियल नर्व सप्लाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। या फिर इन तीनों से एमसीक्यू बना के पूछ लेगा भाई फेशियल नर्व किसको सप्लाई होती है। तो ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नर्व यहाँ पे सप्लाई करती है, बस एक नर्व होती है, बस वो एक ही चीज को, पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। आप याद रखना, आपको तो क्या है, ग्लोसोफेरिंजियल में पी आ रहा है आपका, पी से क्या करना है आपको? पैरोटिड ग्लैंड, बस रिमेंबर रखना है, हमें कभी नहीं भूलोगे इस लाइन को। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो होती है ये क्या करती है? इसको टेस्ट करना है आपको, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को टेस्ट करना है कि भाई ये सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या चेक करोगे? तो गैग रिफ्लेक्स। ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर असेसिंग फंक्शन ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट करोगे आप? गैग रिफ्लेक्स को असेस करोगे। कैसे असेस करेंगे गैग रिफ्लेक्स को? बाय टचिंग द आर्च ऑफ फेरिंग्स। वहां से क्या डेवलप होंगे? गैग रिफ्लेक्स। और किस प्रकार से आप असेस कर सकते हो? टेस्ट सेंसेशन से। वो भी कहाँ के? एंटीरियर टंग, पोस्टीरियर टंग या फिर लेटरल टंग के? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग के। यहां से हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट आ रहा है वहां से, तो वो अपन कह सकते हैं कि चलो ठीक है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है? नेक्स्ट एमसीक्यू, कौन सी मसल को सप्लाई करती है? तो देखो, इस मसल का नाम है
स्टाइलो फेरिंजियस, मसल। तो ये कुछ 3 से 4 एमसीक्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यू तो एग्जाम में पूछा हुआ है गैग रिफ्लेक्स का कि भाई आप टेस्ट करना आपको कैसे करोगे। फेशियल मसल्स और से बाकी से भी एमसीक्यू बन सकते हैं इनके, तो इनका भी ध्यान में रखना। कौन सी क्रेनियल नर्व होती है ये भी पूछा जा चुका है, तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 किसको सप्लाई करती है? प्रोवाइड सेंसरी सप्लाई टू द पैलेट। पैलेट बोन को यहाँ पे क्या करती है, ये सप्लाई करती है, वो भी कौन सी? सेंसरी। नेक्स्ट एमसीक्यू, फेलियर टू क्लोजर ऑफ रोस्ट्रल न्यूरोपोर एट 25th डे लीड्स टू। क्या पूछा गया है कि 25th डे पर या फिर 25th डे तक जो है रोस्ट्रल न्यूरोपोर जो है उसका टोटल क्लोजर नहीं होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, तो क्या डेवलप होगा, ये क्या लीड करेगा? अभी बताऊंगा मैं आपको रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्या होता है। देखिए ऑप्शन में देखिए, रकाइसिस, स्पाइना बाइफिडा, एनेनसिफिली या फिर हाइड्रनसिफिली। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर अपना? तो देखिए मैं एक इमेज बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको इमेज दिखाऊंगा इसकी, वहां से और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा इसका कि रोस्टल न्यूरोफोर क्या होता है। देखिए सबसे पहले एम्ब्रियो बनाते हैं अपन। ये क्या बनाया हमने? एम्ब्रियो, ठीक है। इसी प्रकार का जो इमेज अपने को देखने को मिलती है सिमिलरली, ठीक है। और ये इसके बीच में ऐसी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है जब अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है तब। इसका जो अपर लेवल का पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? रोस्टल न्यूरोपोर। और इसका जो लोअर लेवल का पार्ट है ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे? कॉडल न्यूरोपोर। अब यहां तक आप समझ गए रोस्टल न्यूरोपोर और कोडल न्यूरोपोर के बारे में। तो रोस्टल वाले पार्ट को हम मैं इस नाम से भी लिख सकता हूं, क्या? क्रेनियल लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला क्रेनियम वाला पार्ट। और जो कोडल जो रीजन रहता है अपने जो वर्टिब्रा का स्पाइनल कॉर्ड का जो कोडल रीजन रहता है, तो वो नीचे का पार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये कौन सा पार्ट हो जाएगा अपना? पोस्टीरियर। और ये कौन सा हो गया? एंटीरियर। यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एमसीक्यू क्या पूछ रहा है आपसे, फेलियर टू क्लोजर ऑफ रोस्टल न्यूरोफोर एट 25 डे लीड्स टू। अब सबसे पहला एमसीक्यू, एमसीक्यू के अंदर ये एमसीक्यू है कि ये जो क्रेनियल न्यूरोपोर है ये कब क्लोज हो जाता है? तो 25 डे तक ये क्लोज हो जाता है। एक एमसीक्यू आपको एमसीक्यू में मिल गया। चलिए अब देखते हैं कि जब रोस्टल न्यूरोफोर अगर कंप्लीट क्लोजर नहीं होगा तो आपको क्या पता लगेगा? रकाइसिस, स्पाइना बाइफिडा, एनेनसिफेली या फिर हाइड्रेनेनसिफेली। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेड वाला पोर्शन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लोजर नहीं मिलेगा बच्चे में, तो जो बच्चा होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? एनेनसिफेली। यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है? आ गया समझ में रोस्टल न्यूरोपोर क्या होता है? ठीक है। अब जो है आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज में क्या बताया गया है कि आगे वाला पार्ट कौन सा है? रोस्टल न्यूरोपोर, पीछे वाला
कोडल न्यूरोपोर। तो रोस्टल न्यूरोपोर के अंदर जब क्लोजर सही से नहीं होगा तो आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहला एनेंसिफिली, यही अपने से एमसीक्यू पूछा था, ठीक है। सेकंड, अगर यहाँ से इस वाले पोर्शन का क्लोजर नहीं होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रेनियो ऑर्काइसिस। इससे अगर लोअर साइड में चले तो आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पाइना बाइफिडा वाला पार्ट या फिर स्पाइना डिस्रापिज्मा वाला पार्ट, मतलब बाइफिडा ओकुल्टा वाला वो पोर्शन किसमें क्लोजर नहीं होगा तो क्या होगा? कोडल न्यूरोपोर में क्लोजर नहीं होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पाइनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी बेबी के अंदर। ये कुछ टाइप्स के अपने स्पाइनल प्रॉब्लम्स होगी। सबसे पहला पार्ट क्या है? बेबी का नॉर्मल है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड डिफेक्ट है, मतलब क्या हो गया? ये मेनिंजोसील हो गया। यहाँ पर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो स्पाइनल नर्व वगैरह इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इससे अपन क्या बोलेंगे? माइलोमेनिंजोसील। और ये क्या है? केवल माइलोसील। तो यहाँ पे डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं, किस प्रकार से आते हैं ये मैंने समझा। देखो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आप पढ़ते हो ना, तो उसी से टॉपिक लिंक है कि भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है तो क्या एम्ब्रियोनिक पीरियड में कहाँ पे डिफॉर्मिटीज होगी या फिर कहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा उसके डेवलपमेंट में, तब जाके ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो अपन वहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ओके। अब एक बार आगे थोड़ा इसी में आगे जाते हैं। इसका क्लोजर का टाइम तो बता दिया मैंने आपको कि रोस्टल न्यूरोपोर जो है कब क्लोज होता है, तो 25th डे पे क्लोज होता है। कोडल न्यूरोपोर कब क्लोज होता है, तो इसका भी एमसीक्यू बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो कोडल न्यूरोपोर जो है वो क्लोज होता है कब? 28th डे पे। यहाँ पर ओपनिंग आ जाएगी तो आपके सिमिलर से यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी स्पाइनल वाली। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फेल हो गया। क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? स्पाइना बाइफिडा। A patient presents with hypothenor muscle wasting and loss of sensation of medial one and half disease. Which nerve is involved? ठीक है, क्या पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको यहाँ पे क्या हुआ है? हाइपोथिनर मसल वॉस्टिंग यहाँ पे देखने को मिली है, साथ साथ में लॉस ऑफ सेंसेशन भी है गया है उसका, किसका? मीडियल वन का और उसके पास वाली डिजिट का। डिजिट का क्या मतलब होता है? फिंगर्स, ओके। फिंगर्स को हम डिजिट्स बोलते हैं। विच नर्व इन्वॉल्व, अब यहाँ पर जो है वो कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रखी है, हुई है? अल्ना नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व या फिर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व? क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले आंसर से पहले एक बात समझ लीजिए कि हाइपोथिनर मसल होती क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है? हाइपोथिनर एमिनेंस होता सबसे पहले तो, इसके अंदर क्या होती है? 4 मसल्स आती है, जिसमें से 3 यहाँ पे क्या होती है? प्राइमरी मसल्स। और इन्हीं मसल्स को हम क्या कहते हैं? हाइपोथिनर मसल्स। कौन कौन सी 3 प्राइमरी मसल्स होती है देख लीजिए। सबसे पहली एबडक्टर, डिजिट, मिनीमी मसल। इनका नाम याद नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये हाइपोथिनर मसल्स होती क्या है। सेकंड देखिए कौन सी मसल होती है? फ्लेक्सर, डिजिटी मिमीमी, ब्रेविस। फ्लेक्सर, डिजिट, मिनीमी, ब्रेविस मसल। एंड थर्ड मसल जो होती है वो होती है ओपोनिस डिजिटी मिनीमी मसल। तो ये 3 मसल्स होती है जो मेनली यहाँ पे काम करती है, ठीक है। अब इन मसल्स को यहाँ पे नर्व सप्लाई कौन सी होती है ये आपसे पूछा है, क्योंकि इन मसल्स की वेस्टिंग हो गई, वेस्टिंग के साथ में सेंसेशन भी लॉस हो गया। किसका? एक तो जो आपकी मीडियल नर्व है, मीडियल जो डिजिट है उसका, और मीडियल डिजिट के पास की जो लास्ट डिजिट है उसकी। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे?
तो देखिए यहाँ पर जो आपको ये बताया गया है, कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वो हो रही है अल्नार नर्व। ठीक है, अल्नार नर्व का यहाँ पे जो है वो इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। हाइपोथिनस जो मसल्स होती है इनको यहाँ पे सप्लाई कौन करती है, अल्नार नर्व की ब्रांचेज इनको सप्लाई करती है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो लाइक अगर ये अपना कंप्लीट हैंड है यहाँ पे, तो इसको अल्नार नर्व किस साइड में सप्लाई करेगी, लेफ्ट साइड, राइट साइड में, इसकी जो इमेज के राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ओके, ये जो इमेज अभी आपको मैंने बनाई है इसके लेफ्ट साइड में, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। राइट साइड में क्या होती है, रेडियल नर्व, जिससे क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, मैंने अभी आपको लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ाया था, अल्नार नर्व, जिससे क्या क्यूबिटल या कार्पल। इसका आप मुझे ऑप्शन में बताओगे क्या होता है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो इस नर्व को यहाँ पे क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो आगे जाके इन दो फिंगर्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेंसेशन यहाँ पे स्लाइटली लॉस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर जो जो अपना जो पाम वाला एरिया रहता है, यहाँ पर ये क्या रहती है, अपनी मसल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इन पाम वाले एरिया के अंदर मसल्स प्रेजेंट रहती है, इनके अंदर सेंसेशन लॉस, तो आगे फिंगर में क्या आएगा, नमनेस आएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था एग्जामिनर एमसीक्यू के अंदर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, एबडक्शन एट द हिप जॉइंट इज डन बाय। हिप जॉइंट के अंदर एबडक्शन जो हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑब्टूरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फीमोरिस, या फिर ग्लूटियस मीडियस मसल्स के साथ में। तो देखिए, हिप जॉइंट का एबडक्शन करवाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन करवाता है, तो ग्लूटियस मीडियस मसल। क्या रहेगा आंसर, ग्लूटियस मीडियस मसल्स का। तो देखिए, जब भी कभी आप मसल पढ़ो तो उसका ओरिजिन और इंसर्शन हमें पता होना चाहिए। तो जो ग्लूटियस मीडियस मसल है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, ओरिजिन इसका देखने को मिलेगा आउटर सरफेस ऑफ इलियम। ओरिजिन इंसर्शन क्यों याद करते हैं, ताकि हमें वहां की नर्व इन्वॉल्वमेंट का पता लगे। अगर यहाँ मसल्स में इंजरी होगी तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर यह नर्व होती है, उसमें इंजरी हो चुकी होगी, तो उस नर्व से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा तो आपके आराम से माइंड में इजीली वो बात आ जाएगी। आउटर सरफेस ऑफ इलियम, इंसर्शन कहाँ बनता है, इंसर्शन होता है लेटरल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर रोल लगाते हैं हम फीमर फ्रैक्चर के अंदर। ठीक है, ताकि वो जो है वो डिसलोकेशन वहां से ना हो जाए, उसका लेग का जो है वो प्रॉपर पोर्शन बना के रखते हैं। ठीक है, तो वो यही ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसका ट्रोकेंटर इसी वजह से नाम पड़ा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से कि यहाँ पर कौन सी नर्व होती है। ऐसे नर्व याद नहीं होती भी नहीं है कि यहाँ पे कौन सी, डायरेक्ट अगर आप पढ़ने जाओगे कभी याद नहीं होगी। इंसर्शन, ओरिजिन इंसर्शन पढ़ने के बाद नर्व पढ़ोगे आपको इजीली याद हो जाएगी। कौन सी नर्व यहाँ पे होगी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। कौन सी नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व का यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये जो हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो सभी के सभी क्या है, पीवाईक्यू है। ऐसा कोई भी एमसीक्यू नहीं है जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में नहीं पूछा हुआ है पेपर के अंदर, चाहे वो ईएसआईसी के अंदर पूछा गया हो, चाहे निमांस के अंदर, चाहे एम्स के अंदर, चाहे कोई और अदर एम्स के अंदर। बिना यहाँ पे कोई भी पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू इतने सारे खूब सारे हैं। अगर वही आपको सोल्व करवाया जाए तो आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे टिल नेक्स्ट नोट सेट तक। डेली क्लासेस लगेगी, डेली में हर दिन नए नए एमसीक्यू लेके आऊंगा, नए नए टॉपिक्स में यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। आपको कुछ टॉपिक्स नहीं भी पता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है,
टेस्टिकुलर आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, क्या पूछा है, टेस्टिकुलर आर्टरी जो होती है उसका कौन सी ब्रांच की आर्टरी होती है? कॉमन इलायक आर्टरी, एब्डोमिनल अओर्टा, इंटरनल इलायक आर्टरी या फिर एक्सटर्नल इलायक आर्टरी। तो देखिए टेस्टिकुलर जो आर्टरी होती है वो कौन से ब्रांच की आर्टरी होती है, तो सीधा सीधा अपना आंसर क्या जाएगा, एब्डोमिनल अओर्टा। डायरेक्ट एब्डोमिनल अओर्टा से एक आर्टरी जाती है जो सीधे आपके कहाँ जाती है, टेस्टिस तक जाती है। ठीक है, तो ये ब्रांच किसकी होती है, एब्डोमिनल अओर्टा की। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका क्या हो गया, अओर्टा। इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर रीनल को, किडनीज को इन्होंने क्या कर दिया, ब्लड सप्लाई पहुंचा दी। यहाँ पे क्या आ गई, किडनी आ गई। अब अओर्टा यहाँ पे और नीचे जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि दो बड़ी वेसल्स निकलती है, क्या होती है ये, आर्टरीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जाके किसको सप्लाई करती है, डायरेक्टली टेस्टिस को सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आगे जाके और बाइफरकेट होता है। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। इसके बाद में ये यहाँ से और डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए मैं इनका नाम अब बता दूं अभी आपको। ये क्या हो गई, टेस्टिकुलर आर्टरी। डायरेक्ट इमेज देके भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये आर्टरी कौन सी है। ठीक है, जो मेजर मेजर आर्टरी होती है जहां से एमसीक्यू बने हुए हैं वही एमसीक्यू आपसे पूछेंगे, नया एमसीक्यू नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे तो एनाटॉमी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है, कहाँ से एमसीक्यू बन जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, जहां जहां से बार बार पूछा जा चुका है बस वहां वहां से आपको पूछा जाएगा। इन दोनों आर्टरीज को हमने क्या कहा, इंटरनल इलायक आर्टरी। ये क्या है, टेस्टिस। अब इन इंटरनल इलायक आर्टरी से दो आर्टरीज जो है और निकलती है। एक तो आर्टरी जाती है आपके टेस्टिस के साइड में, और एक आर्टरी जो आती है वो यहाँ से एक्सटर्नल इलायक आर्टरी से आके टेस्टिस की साइड में यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, साथ में आके यहाँ पे अटैच होती है। इन आर्टरीज को अलग से और नाम दिया जाता है। तो देखिए सबसे जो इंटरमोस्ट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल आर्टरी। इसके इनर वाली तो मैंने आपको बता दी थी क्या होता है, टेस्टिकुलर आर्टरी। और इसके जो लास्ट में जो आर्टरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्टिक आर्टरी। ओके, और यहां से एक ब्रांच और निकलती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, वेसिकुलर आर्टरी। इन सब आर्टरीज का बताने का मेरा रीजन ये था कि अगर एग्जामिनर डायरेक्ट थोड़ा यहाँ से इमेज बेस्ड एमसीक्यू बनाए और आपसे किसी भी एक आर्टरी की साइड में पॉइंट करते हुए आपसे पूछ ले कि ये आर्टरी कौन सी है, क्योंकि टेस्टिकुलर आर्टरी के बारे में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे ये चीजें बताना जरूरी थी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म इज ए ब्रांच ऑफ। ठीक है, जो आर्म की अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व होती है कौन सी ब्रांच की, एक नर्व है, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, एक्सिलरी नर्व या फिर मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व।
तो देखिए जो अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है ये किसकी ब्रांच होती है? एक्सिलरी नर्व की। क्या रहेगा आपका आंसर? एक्सिलरी नर्व। तो ये कहाँ सप्लाई करती है? ये एमसीक्यू जरूर बना हुआ है। देखिए जो नर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी को हम पढ़ रहे हैं। अब तक जो है आप लोग क्या कर रहे थे कि केवल क्रेनियल नर्व तक ही सीमित थे। बहुत से स्टूडेंट सीमित थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि अब जब एग्जामिनर जो एम्स जो है आपके जैसे लाइक जैसे अपनी जो क्लासेज है ये एम्स और उसके जो सबॉर्डिनेट्स जो एग्जाम्स होते हैं, लाइक जो उसके लेवल के या फिर उसके थोड़ा कम लेवल के, उन एग्जाम्स को टारगेट करती है अपनी क्लासेस। सीएचओ के लिए या फिर बेसिक जो लेवल कम रखते हैं अपने एग्जाम का, उनके लिए क्लासेस नहीं है, क्योंकि उनके लिए गाइड्स पड़ी है। लाइक जैसे पीआर यादव हो गया, ठीक है, लाइक जैसे और भी जैसे टारगेट हाई वगैरह ऐसी गाइड्स वगैरह, उनमें खूब सारे एमसीक्यूज मिलेंगे जहां पर वो एमसीक्यू एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वहां पे हूबहू मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो जैसे सबके पास में है तो वो एमसीक्यूज मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करवाता, या फिर जो मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो मैं यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, बाकी जैसे अपने एमसीक्यूज है ये सारे सारे एमसीक्यू जो पीवाईक्यूज जो अभी तक एम्स ने जैसे लिए हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो गया, लाइक जैसे कोई एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ के हमसे अपने एमसीक्यूज हैं जो अपने नर्सिंग में आने की चांसेस ज्यादा होते हैं इन एमसीक्यूज की, वही नर्व मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसी टॉपिक्स में से मैं आपको पढ़ाता हूँ, वही टॉपिक मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व है, इसका एमसीक्यू अपने नर्सिंग के अंदर बना हुआ है, एम्स के द्वारा पूछा हुआ है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये एमसीक्यू आपको एम्स एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप देखोगे उनके पेपर्स देखोगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा था, इसकी सप्लाई पूछी थी, तो हो सकता है इस बार जो है ब्रांच पूछ ले इसकी, तो ब्रांच के बारे में एमसीक्यू आपको मिल गया कि एक्सिलरी नर्व की ये ब्रांच होती है। सप्लाई कहाँ पे करती है? सप्लाई आवर लोअर हाफ ऑफ डेल्टोइड मसल। ठीक है, लोअर हाफ ऑफ डेल्टोइड मसल्स को क्या करती है? सप्लाई करती है। अब आपका एमसीक्यू बनेगा कि सर ये तो लोअर हाफ को करती है, तो अपर हाफ को कौन करती है? अपर हाफ को जो सप्लाई करती है उसका क्या नाम है? सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है, ऑफ अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड को। तो ये एमसीक्यू दोनों ही एमसीक्यू बनने लायक है, आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम अम्बिलिकल आर्टरी? अम्बिलिकल आर्टरी से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो डिराइव्ड हुई है? लिगामेंटम एट्रियोसम, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, लिगामेंटम विनोसम, या फिर लिगामेंटम टेरेस। ये एमसीक्यू तो आई थिंक सभी को आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट भी है और बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर। निमांस के अंदर ये पूछा जा चुका है, केजीएमयू के अंदर भी आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, या तो ये एमसीक्यू या फिर इस एमसीक्यू के अंदर जो अपना जो टॉपिक छिपा है उस टॉपिक से जो रेमेनेंट बचता है, ठीक है, उनके बारे में एग्जाम में पूछा रहता है। क्या रहेगा यहाँ पे आंसर? आंसर अपना रहेगा मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। चलिए, एक साइड में मैं लिख रहा हूं फीटल स्ट्रक्चर, दूसरी साइड में मैं लिख रहा हूं एडल्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहली फीटल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या कर सकते हैं? फोरामेन ओवल, इसका जो रिमेनेंट बचता है एडल्ट के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? फोसा ओवलिस। सेकंड बात करते हैं अम्बिलिकल वेन की, इसका रिमेनेंट बचता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लिगामेंटम टेरेस। अब कुछ स्टूडेंट ने लिगामेंटम टेरेसी को यहाँ पे करेक्ट किया होगा फॉर श्योर, क्योंकि हम यही पढ़ते आते हैं। अब ये नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़े कि आरटी के बारे में पूछा है या वेन के बारे में पूछा है, ये जरूर पढ़ा है। यहाँ अम्बिलिकल वेन का जो
रिमिनेंट बचता है उसे अपन क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टेरेसी। बिल्कुल सही है आपका, मगर वो वेन के बारे में है। यहाँ पर मैं किसके बारे में पूछा, मैंने आपको आर्टरी के बारे में। एग्जामिनर यही आपके साथ करता है, आते हुए एमसीक्यू भी आप गलत कर देते हो, बस थोड़ा कॉन्शियस होके जो है वो एमसीक्यू पढ़ा करो। चलिए नेक्स्ट, डक्टस विनोसस। क्या रेमिनेंट बचेगा, लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, हैंडराइटिंग का मैं फिर से कहूंगा, अपने ऑफलाइन क्लासेस नहीं है या फिर आपका जो कॉलेज की क्लासेस नहीं है कि अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग आपको मिले, क्योंकि देखो अगर कम टाइम के अंदर ज़्यादा टॉपिक अगर पढ़ाने पड़ेंगे तो हैंडराइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग जो है आप कमेंट्स ना करें कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आ रही। आप प्लीज़ अपने हेडफोन्स लगा के बैठो, मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ में वो देखो कि मैं लिख भी क्या रहा हूँ, तो अब आपके आराम से समझ में आएगा, एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी की। क्या होगा इसे, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टस एट्रियोसिस की। तो डक्टस एट्रियोसिस का जो रेमेनेंट बचता है इसे अपन क्या बोलते हैं, लिगामेंटम एट्रियोसम। तो ये यहाँ पे 5 एमसीक्यूज हैं आप सभी के लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, बार बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू बनता है, तो वो बनता है इसके टाइम ड्यूरेशन में कि भाई कौन कितना टाइम में क्लोजर होता है। तो टाइम ड्यूरेशन जो आजकल इतना नहीं पूछा जाता है, ये मेरा पहले भी यूट्यूब के ऊपर क्लास ली हुई है मेरी इसकी। ठीक है, जो बच्चे प्रीवियसली मेरी क्लासेस लेते आ रहे हैं उनको पता होगा कि ये मेरा पढ़ाया हुआ है, कहाँ पढ़ाया हुआ है, वो इसका लिंक शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या फिर आप कहोगे कि इसका टाइम ड्यूरेशन भी हमें बताओ, तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड एक दो एमसीक्यू लेके आऊंगा, वहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन समझ लेंगे। मगर टाइम ड्यूरेशन आजकल नहीं पूछा जाता है, रेमिनेंट पूछते हैं। ठीक है, लाइक अम्बिलिकल वेन का भी नहीं पूछते हैं आजकल, किसका पूछते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी का। ये एमसीक्यू जो बना था, क्योंकि बार बार पढ़ा हुआ चीज रहती है, गलत करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके। क्रोमेफिन सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, क्रोमेफिन जो सेल्स होती है वो कहाँ से डिराइव्ड होती है, न्यूरल क्रेस्ट से, सरफेस एक्टोडर्म से, न्यूरो एक्टोडर्म से, या फिर एंडोडर्म से। क्रोमेफिन सेल है कहाँ से डिराइव्ड होती है, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, क्रोमेफिन सेल जो है एक न्यूरल क्रेस्ट से डिराइव्ड सेल है। ठीक है, बाकी की सेल जो इसको कौन बनाता है, एंडोक्राइन वगैरह सेल्स बनाते हैं, मगर अपनी क्रोमोफिन जो सेल होती है वो कौन बनाता है, किससे डिराइव्ड होती है, तो न्यूरल क्रिस्ट से ये सेल जो है बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यू निकालते हैं यहीं से, कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो एड्रिनल ग्लैंड में। फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू, कौन से नर्वस सिस्टम पे काम करती है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेल है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, कैटेकोलेमाइंस। कैटेकोलेमाइंस को ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सा कैटेकोलेमाइंस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है एपिनेफ्रिन, दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रिन। इन्हें हम क्या कह सकते हैं,
EPI एंड NE, ठीक है, इनसे भी जो है इन दोनों को अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। किसके अंदर काम आते हैं ये दोनों? फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में। और अगर एग्जाम में पूछ ले कोऑर्डिनेशन के अंदर, बॉडी के कोऑर्डिनेशन के अंदर ये दोनों हेल्प करते हैं। किसके रेस्पॉन्स में? इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, फियर, एक्सरसाइज या फिर कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तब भी। तो ये कुछ आंसर्स थे अपने क्रोमोफिन सेल से रिलेटेड। तो और कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो न्यूरल कस्ट बना चुका है या फिर डिराइव करता है? तो देख लीजिए, मेलानोसाइट्स, सेकंड स्वान सेल, थर्ड होगी अपनी क्रोमोफिन सेल, फोर्थ ओडेंटोब्लास्ट, ठीक है। तो इस प्रकार की सेल्स को जो है वो न्यूरल किस्ट से ये क्या रहती है? डिराइव्ड रहती है। इसके अलावा जिन बच्चों को कंप्लीट 6 मंथ के लिए कोचिंग चाहिए या फिर एक नोटसेट एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज प्लान चाहिए, ठीक है, मेनली तो टेस्ट सीरीज प्लान, यहाँ पर जो नोटसेट के लिए क्रैश कोर्स भी है, उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पर आपको उस क्रैश कोर्स के बारे में बताया जाएगा, पूरा डेमो क्लासेस वहां पे उपलब्ध है। बाकी नोटसेट के लिए जो प्लान है 6 मंथ डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज के लिए, ये अमाउंट हमने रखा है, काफ़ी एकदम अफोर्डेबल प्राइस है। नीचे आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सपोर्टिव नंबर है 9588856774। चलिए, आज की क्लास का सबसे इजीएस्ट एमसीक्यू, वाई इज शुगर एडेड टू ओआरएस? ओआरएस के अंदर शुगर मिक्स की जाती है, इसका रीजन क्या है? एनहेंस एक्सेप्टेबिलिटी, एनहेंस साल्ट एब्जॉर्प्शन, एनहेंस सेल्फ लाइफ, या फिर एनहेंस टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ओआरएस की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, साल्ट के एब्जॉर्प्शन के लिए, या फिर एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। शुगर क्यों ऐड की जाती है ओआरएस के अंदर? तो देखिए, शुगर के ऐड करने का रीजन क्या है? सिंपल एमसीक्यू है, डिस्कशन ज्यादा है नहीं इसमें, कि एनहेंस करता है ये साल्ट के एब्जॉर्प्शन को। एमसीक्यू यहाँ से नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा तो ये बनेगा कि ये प्रोसेस क्या कर लाती है? शुगर हेल्प कर रही है साल्ट को एब्जॉर्प्शन में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये एमसीक्यू बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट प्रोसेस होती है। और कौन रिसेप्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो SGLT1, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पूछा गया है कि SGLT1 किसके रेस्पॉन्सिबल के लिए काम करता है? तो ये क्या करता है, ओआरएस जब हम लेते हैं तब शुगर की मदद से साल्ट एब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, काम करता है। कहाँ पर काम करता है? तो इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में भी कौन सी इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या पार्ट भी जानना है आपको? इतने से काम नहीं चलेगा। चलिए, इतना ही बताएंगे, ठीक है, आगे इतना ज्यादा नहीं पूछते। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर, पूछते हैं तो देख लीजिए क्या होता है। सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1, ठीक है। SGLT2 ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये रहता है आपके किडनी के अंदर, ठीक है। तो ये अपना ऐसे सिमिलर सा कॉन्सेप्ट टॉपिक था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इसको। चलिए,
एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी एट सेलुलर लेवल इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। चलिए इस एमसीक्यू का आंसर जो भी बताएगा उसका बहुत जल्दी आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन होने वाला है। आई होप सबका हो, मगर उसका पहले होने वाला है। देखिए क्या पूछा गया है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी है सेलुलर लेवल पे, मतलब सेल है अपनी, सेल के पास में इनफ अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन है, तो ये कौन से टाइप के हाइपोक्सिया में देखने को मिलेगा? हिस्टोटॉक्सिक, हाइपोक्सिक, स्टैग्नेंट या फिर एनेमिक? क्या आंसर होगा इसका? लास्ट एमसीक्यू है आज की सेशन का। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो मुझे बताना, सॉल्व करेंगे अपन कमेंट बॉक्स के अंदर। हाइपोक्सिया हो रहा है यहाँ पे, मगर ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन पूरी है, सेल के पास में भी ऑक्सीजन पूरी है, मगर फिर भी हाइपोक्सिया हो रहा है। ये कौन से प्रकार का हाइपोक्सिया है? तो देखिए ये जो टाइप होता है इसे हम कहते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, क्या होता है ये? हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ड्यू टू रिडक्शन इन एटीपी प्रोडक्शन बाय, कौन करता है एटीपी का प्रोडक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या कर देता है? कम कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा? डिफेक्ट इन सेलुलर यूजेज ऑफ ऑक्सीजन। जब सेल के पास में इनफ अमाउंट के अंदर एटीपी नहीं होगी तो वो किस प्रकार से यूज करेगी ऑक्सीजन का? ठीक है, लाइक वो एग्जांपल हो गया कि हमारे पास में खाना तो बहुत पड़ा है, मगर अपनी जब एनर्जी ही नहीं है कि भाई मुंह वहां से उठा के मुंह में खाना लेने की, ठीक है, तो फिर क्या ही मतलब खाना वहां पे पड़ा रहने की? ठीक है, कोई सेंस वाली बात नहीं है। बस यही यहाँ पे हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया ने रिडक्शन कर दिया, एटीपी नहीं बन रही है उसके पास में, तो सेल भी अपने फंक्शंस यहाँ पे लॉस्ट कर देगी। इस प्रकार के हाइपोक्सिया को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। जबकि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम तो कैसा है, उसके पास में एडिक्वेट है, मगर फिर भी वो क्या हो रहा है, उसको हाइपोक्सिया हो रहा है। नेक्स्ट देखिए हाइपोक्सिक क्या होता है। PO2 जो होता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसके अंदर? आर्टीरियल ब्लड के अंदर। तो क्या होगा? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या होता है? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट के अंदर क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो, या फिर हम कह सकते हैं हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोपरफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैग्नेंट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। और एनेमिक से तो आप जानते ही हो, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, एचबी वैल्यू। एचबी हीमोग्लोबिन की वैल्यू यहाँ पे कम है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी जो है वो देखने को कम मिलेगी। तो बस इसी के साथ ही आज के सेशन को अपन कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपकी क्लासेस अच्छे से चल रही है, आप डेली क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, और डेली अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और सेल्फ मोटिवेट रह रहे हो, ठीक है। किसी और के मोटिवेशन की नीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, आपको आपकी जॉब चाहिए, बस चाहिए, नो मैटर, बस मुझे चाहिए जॉब, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। खुद के मोटिवेटर खुद बनो, ठीक है। और फिर भी काम नहीं चल रहा है, मोटिवेट नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, सेल्फ मोटिवेट नहीं रख पा रहे हो खुद को, तो अपने डेली दिन में एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि अपना थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता रहता है हमें,
ठीक है, और वो भी उनके भी हाल चाल जान लेते हैं। इससे क्या होता है कि फिर हमें लगता है कि यार नहीं, मेरे लिए तो नहीं, मगर मुझे उनके लिए करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, जब आप ऐसी थॉट रखोगे तो आपका ज़रूर, आप डेली अपनी जो गोल्स है उसको अचीव करोगे। ठीक है, डेली गोल्स रखो ताकि आपकी डेली गोल्स आपके पूरे हो। लॉन्ग गोल्स रखना अच्छा है, लॉन्ग गोल्स क्या होना चाहिए, मुझे जॉब लगना है, मगर उस जॉब के लिए हमारे डेली गोल्स फुलफिल होने चाहिए। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।